सभी को नमस्कार। संगठन के प्रारूप के अंतर्गत आज हम संगठन के एक और स्वरूप रेखा तथा विशेषज्ञ संगठन पर विचार विमर्श करेंगे। प्रबंधन के अंतर्गत संगठन एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सामने आता है और संगठन तभी प्रभावशाली होता है जब व्यवसाय के उद्देश्य के अनुसार उसका स्वरूप या प्रारूप उपयुक्त हो। इससे पूर्ववर्ती सत्र में हमने रेखा संगठन के लाभ और दोषों पर विचार विमर्श किया था। आज हम रेखा तथा विशेषज्ञ संगठन अथवा जिसे रेखा या कर्मचारी संगठन भी कहा जाता है पर विचार विमर्श करते हैं। रेखा संगठन सामान्यतः छोटे संगठनों के लिए उपयुक्त रहता है, छोटे व्यापार के लिए उपयुक्त रहता है। शुद्ध रेखा संगठन व्यवहार में कम ही पाया जाता है क्योंकि आज तकनीकी जटिलताएं, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, व्यापार का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। तो इतनी जटिलताओं के चलते एक ही व्यक्ति में सभी कुशलताएं, गुणों का समावेश, अनुभव, ज्ञान, चातुर्य का समावेश होना बड़ा जटिल हो जाता है। इसलिए विशेषज्ञों की एक टीम काम करती है, समूह काम करता है और अधिकार, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां, आदेश की शक्ति इत्यादि एक पृथक प्रबंधक, जिसे हम रेखा प्रबंधक कहते हैं, के पास हो जाती है। तो रेखा और कर्मचारी संगठन में ये तो रेखा अधिकारी तो होते ही हैं, लेकिन रेखा अधिकारियों को परामर्श देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, उचित सलाह देने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की जाती है। जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि सर्वोच्च स्थान पर संचालक मंडल है, तत्पश्चात प्रबंध संचालक है और इनको परामर्श देने के लिए कंपनी सचिव की नियुक्ति की गई है जो कंपनी के मामलों की देखरेख करते हैं, जानकार होते हैं। इसी तरह से सीए वगैरह भी हो सकते हैं, वित्तीय सलाहकार हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश का कानून अलग अलग है, अंतर्राष्ट्रीय कानून अलग है और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हर देश में जिसको व्यापार करना है, भिन्न भिन्न देशों में, पृथक पृथक देशों में व्यापार करना है, तो वहाँ के कानूनों की जानकारी होना, वहाँ के वातावरण की जानकारी होना आवश्यक होता है, परम आवश्यक होता है। तो इस तरह की कंपनियों में कानूनी सलाहकार भी नियुक्त किए जाते हैं जो कि विभिन्न संचालकों को, प्रबंधकों को या प्रबंध संचालकों को परामर्श देते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं। तो संगठन के एक ऐसे स्वरूप में जहाँ पर प्रबंध संचालक होते हैं, रेखा अधिकारी होते हैं और उनकी मदद के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनको परामर्श देने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह के संगठन के प्रारूप को, स्वरूप को हम रेखा तथा कर्मचारी संगठन अथवा रेखा एवं विशेषज्ञ संगठन की संज्ञा भी देते हैं। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक और चीज़ है कि ये जरूरी नहीं है कि रेखा अधिकारी या उच्च अधिकारी विशेषज्ञों के परामर्श को अनिवार्यतः माने। यह स्वैच्छिक होता है, अधिकारी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसी विशेषज्ञ के परामर्श को स्वीकार करे अथवा नहीं करे। एलन विशेषज्ञ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कर्मचारी से आशय, कर्मचारी यहाँ स्टाफ अर्थात विशेषज्ञ, तो कर्मचारी से आशय संगठन के उन व्यक्तियों से है जो रेखा अधिकारियों को परामर्श देते हैं। मूने कहते हैं, संगठन में कर्मचारी सेवा का आशय परामर्श से होता है जो अधिकार या निर्देशन से भिन्न होता है। अब स्टाफ या विशेषज्ञों का महत्व हम देखें तो क्योंकि व्यावसायिक जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए विशेषज्ञों की आवश्यकता और महत्व भी बढ़ता जा रहा है। और जब प्रबंधक
ज़्यादा जानकारी रखेगा, चौकन्ना रहेगा, क्षमतावान होगा, विवेकशील होगा और जानकारियों का सही उपयोग सही समय पर कर पाएगा, तो सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं इस प्रतिस्पर्धी युग में बढ़ जाती हैं। लेकिन अकेला व्यक्ति कोई भी बिना विशेषज्ञों की सलाह से इतने बड़े दायित्व का सही ढंग से या कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो पाता। जरूरी है विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए। मूने और रेले यहाँ विशेषज्ञों के महत्व के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हैं कि व्यवस्थित नियोजन एवं तथ्य प्रदान करने के लिए और अधिकारी कुशलतम निर्णय कर सके, कुशलता प्राप्त कर सकें, तथ्यों के आधार पर जटिलतम समस्याओं का समाधान कर सकें। तो उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से एक लकड़ी मनुष्य को चलने में सहारा देती है, उसी प्रकार से विशेषज्ञ भी अपने विशेष ज्ञान और परामर्श से अधिकारियों के कार्यों को सहायता देते हैं, पहुंचाते हैं। तो निश्चित तौर से विशेषज्ञ अपने क्षेत्र के विशेष जानकार होते हैं, उनका अपना अनुभव ज्ञान चातुर्य होता है और उसका उपयोग वे रेखा अधिकारियों को परामर्श देने में करते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, जरा इन पर हम विचार करते हैं। रेखा और कर्मचारी के निम्न लक्षण हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है। अधिकारियों को विशिष्ट विशेषज्ञों की सलाह मिल जाती है और किसी भी निर्णय के संबंध में इस परामर्श को प्रयुक्त किया जा सकता है। परामर्श के लिए विशेषज्ञ या स्टाफ कर्मचारी उत्तरदायी होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उच्च अधिकारी इनके परामर्श को माने, यानी कि परामर्श मानना ऐच्छिक होता है। निर्णय अधिक प्रभावशाली और ठोस हो सकते हैं। उच्च अधिकारियों का या संबंधित अधिकारियों के कार्य का बोझ कम हो सकता है और लेकिन आदेश और निर्देश इसमें भी लंबवत रूप में यानी ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। अब जरा इसके लाभ देख लें तो बहुत स्पष्ट है कि शीघ्र और अच्छे कार्य के रूप में कार्य संपन्न किया जा सकता है। लक्ष्य प्राप्ति में आसानी हो जाती है। विशिष्टीकरण के लाभ मिल जाते हैं। अधिकारियों के कार्यों के बोझ को हल्का कर दिया जाता है, कर सकते हैं विशेषज्ञ। प्रबंध की योग्यता का विकास होता है। कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर भी मिल जाते हैं और इसमें पर्याप्त संख्या में लोच हो सकती है, क्योंकि व्यवसाय के स्वरूप को बढ़ाया जा सकता है और नए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है। तो यह एक सुदृढ़ संगठन के लिए उपयुक्त हो सकता है। अधिकारों का विकेंद्रीकरण भी हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, दोष कहाँ आता है? कभी कभी विशेषज्ञ अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और रेखा अधिकारी अपने आप को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। तो दोनों में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसका दुष्प्रभाव संगठन की कार्यक्षमता पर पड़ता है और जब एक दूसरे की बात को नहीं मानते या नहीं सुनते तो कार्य की गति धीमी हो जाती है। परिणामतः कार्य का वातावरण बिगड़ने लगता है, कर्मचारियों के स्वाभिमान का हनन होने लगता है और कार्य निष्पादन में समय लगने लगता है, धीमा हो जाता है। तो इस तरह से इसके कुछ दोष भी हैं। यही आज के इस विचार विमर्श का स्वरूप है। आज बस हम केवल यहीं तक विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।